जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा 22वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आज के जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं अधिकतर जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में या जबलपुर में। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में आ चुका है, जिसका सही उत्तर था इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौसम संबंधी आंकड़े जुटाने का, पूर्वानुमान का जो वेधशाला है वो स्थित है। यहीं से आप इंदौर मध्य प्रदेश स्तर के मौसम संबंधी आंकड़े निकालते हैं और उनको फिर आप मौसम पूर्वानुमान के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये पूरे जो केंद्र है ये इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है आपके सीधी, सागर, सतना, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार ने गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया था और इस प्रोजेक्ट को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिसका उत्तर था सतना। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सतना, सीहोर और राजगढ़ ये तीन ऐसे जिले हैं जिसको इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा प्रश्न है ये एमपी पुलिस में आ चुका है। एमपी पुलिस के एग्जाम है, उसका जो पेपर था 10 नवंबर 2017 को 3 बजे की शिफ्ट का, और 27 नवंबर 2017 को 9 बजे की सुबह की शिफ्ट का जो पेपर था, उस दोनों शिफ्ट में आपको ये प्रश्न देखने को मिला है 2017 की एमपी पुलिस की परीक्षाओं में। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पहले जिसका पेपर हुआ हो, अगर बाद में किसी व्यक्ति का पेपर आता है तो संभव है कि ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न 2017 का था और इसमें क्या पूछा था कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में किस क्षेत्र के को शामिल किया गया, तो सतना को इसमें शामिल किया गया था। सतना के अलावा हम देखें राजगढ़ और सीहोर भी इसमें शामिल किए गए। और ध्यान रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट जब लेकर आए थे उस समय तो ये बोला गया था कि 6 वर्ष में पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 1100 गांवों को, कितने गांवों को, 1100 जो गांव हैं उनको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत लेकर आना है। और इसमें जो भी गांव है उनको आप एक प्रकार से क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं गांव को? क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, इन किसान को आप मौसम संबंधी जो भी आपदाएं आती उनके कारण इनका बहुत बड़े स्तर पर नुकसान देखते हैं, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है इस प्रकार से। तो इन सब से निपटने के लिए एक प्रकार से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें 6 वर्षों के भीतर लगभग 1100 गांवों को इसमें शामिल करना है, इसको तैयार करना है। और इसको 1100 लेने का एक आधार था कि मध्य प्रदेश को आपने 11 कृषि प्रदेश में बांटा हुआ है और इन प्रत्येक कृषि प्रदेश से 100 गांव को लिया जाना था। इस प्रकार से 1100 का आंकड़ा जो वो लिया गया, जिसके माध्यम से किसानों के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने की प्रयास किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश जो एक कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, इसमें किसानों की स्थिति, उनको सुरक्षा स्थिति प्रदान करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था उस समय 2017 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये जेल प्रेरी की परीक्षा में आया हुआ है 25 जुलाई 2017 को सुबह 9 बजे के पेपर में। तो याद रखिए ये पहले आ चुका है और इस प्रश्न के ऑप्शन थे आपके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो याद रखिएगा कि ये आपके जो 4 ऑप्शन थे, इसमें आपका जो सही उत्तर है दोस्तों कि किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें विशेष तौर पर आप उन सभी क्षेत्रों को ले सकते हैं, जैसे भिंड हुआ, आपका ग्वालियर का रीजन हुआ, ग्वालियर के अलावा आपका श्योपुर हुआ, है ना, ये जो पूरे इलाके हैं, है ना, यहाँ पर आपको नीमच में, मंदसौर में, रतलाम में, यहाँ पर आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। क्यों कम वर्षा देखने को मिलती है? उसका कारण है कि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, उसका ये वाला जो जोन होता है ये पूरा पीछे आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक मानसून जब तक पहुंचता है तब तक मानसून कमजोर हो जाता है और मानसून के कमजोर हो जाने के बाद यहाँ तक जाते आते वर्षा कम हो जाती है, जिसमें भिंड जो है वो 55 सेंटीमीटर के साथ मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आ चुका है 2017 की जेल प्रहरी की परीक्षा में, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से महीने
से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? ऑप्शन है नवंबर से, जनवरी से, अक्टूबर से, दिसंबर से। दोस्तों ये जो प्रश्न ये भी जेल प्रेरी में आया हुआ है 2017 में 18 जुलाई के पेपर में 12 बजे की शिफ्ट में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्दियां कब से शुरू होती हैं दोस्तों? तो नवंबर से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। बेसिकली देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है, सर्दी की जो ऋतु होती है, उसको हम लोग अक्टूबर से गिनते हैं दोस्तों मार्च तक। याद रखिएगा, अक्टूबर से मार्च तक मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को गिना जाता है। परंतु यहाँ पर अक्टूबर जो होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी गर्मी देखने को मिलती है। सर्दी का जो प्रारंभ होता है वो नवंबर से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जेल प्रहरी की परीक्षा में आया हुआ 2017 में, तो ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न जरूरी नहीं है कि ऐसे कैसे दोबारा रिपीट हो जाएं, लेकिन ये आपके लिए एक संकेत हो सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आए तो आप आराम से लगा दो। अगला प्रश्न देखते हैं। AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीवन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? बहुत अच्छा प्रश्न रहा दोस्तों, बड़ा प्रश्न था जो राज्य वन सेवा परीक्षा 2014 में आया हुआ है। ये राज्य सेवा वन परीक्षा है ना दोस्तों, वो PSC की आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर आपकी फॉरेस्ट लेवल की परीक्षा होती है, हाई लेवल की परीक्षा, इसलिए क्वेश्चन भी वैसा ही देखने को मिला है। क्या कि राज्य वन सेवा परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा था कि AR सुब्रमण्यम ने और T श्रीवन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 आधार पर, 3 आधार पर, 5 आधार पर या 2 आधार पर? याद रखिएगा 3 आधार पर बांटा है। अगर हम यहां देखें तो याद रखिएगा 1991 में इन्होंने अपना ये दिया था पूरा विश्लेषण, जिसमें कहा था कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु है, ये पहला बताया था। दूसरा इन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु है। और तीसरा इन्होंने बताया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो गर्म शीतोष्ण वर्षा वाली जलवायु है। तो ये 3 आधार सुब्रमण्यम जी ने 1991 में प्रस्तुत किए थे। तो जब भी एग्जाम में आ जाए कभी कि AR सुब्रमण्यम ने T श्रीवन्नारायण ने कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में, और वो 3 ये थे, ठीक है। और इनका विश्लेषण कब आया था? 1991 में आया था। और ये जो प्रश्न जिसको हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये प्रश्न 2014 की राज्य वन सेवा परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? ऑप्शन है अति तापीय में, मध्य तापीय में, माइक्रो थर्मल में, या उपरोक्त में से किसी नहीं में। ये प्रश्न जो है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में 2017 में आ चुका है, ध्यान रखिए। इसका उत्तर है दोस्तों अति तापीय। मध्य प्रदेश जो है वो अति तापीय वर्ग में आता है, जिसमें आपको लगभग 42 से 43 डिग्री तक साधारणतः टेम्परेचर गर्मियों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा है वो इसे इस क्षेत्र में लेकर आती है। कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी की अक्षांश रेखा होती है, याद रखिएगा। और ये रेखा जो है ये मध्य प्रदेश के मध्य से लगभग 14 जिलों से होकर गुजरती है। और चूंकि ये 14 जिलों से होकर गुजरती है और 21 जून को हम देखें तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अब सोच लीजिए कि कर्क रेखा पर अगर सूर्य सीधा चमकेगा, दैट मीन्स कि यहां वाले क्षेत्र पर जो जो इलाके होंगे वहां पर सूर्य का तापमान ज्यादा होगा। तो यहां पर आपको कर्क रेखा होने के कारण, उस पर सूर्य सीधा चमकने के कारण तापमान ज्यादा होता है, इसलिए हम इसे अति तापीय जोन में लेते हैं, ठीक है। और चूंकि अति तापीय जोन में है कर्क रेखा यहां से गुजरती है और कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है 21 जून को, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को भी आप उष्ण जलवायु के तौर पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये राज्य इंजीनियरिंग सेवा में प्रारंभिक परीक्षा में 2016 में आया हुआ है। इसके अलावा MPSI में 2017 में 27 अक्टूबर के पेपर पे 2 बजे के जो शिफ्ट थी उसमें देखा गया है। ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। 3 प्रकार की, सॉरी, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जलवायु मेरे मुंह से निकला है तो जलवायु का मतलब भी समझ लीजिए। एक तो आप देखते हैं ऋतु का कॉन्सेप्ट,
और दूसरा आप देखते हैं जलवायु का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जलवायु जब आप सुनते हैं या इस वर्ड को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है दीर्घकालिक। क्लियर? जो वायुमंडल की आप दशाएं देखते हैं उन दशाओं में जब दीर्घकालिक स्थिति को देखेंगे, दीर्घकाल में परिवर्तन होगा, तो आप जलवायु की बात करते हैं। मिनिमम 40 से 50 साल या 100-200 सालों में इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जो ऋतु है या हम जो मौसम की बात करें तो याद रखिए ये दैनिक भी बदल सकते हैं, ये माह के अनुसार भी बदल सकते हैं। मतलब ये छोटे से टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है और ये जो होता है ये दीर्घकाल में चेंज होता है। ठीक है? अब चूंकि ये दीर्घकाल में चेंज होता है, ये शॉर्ट टर्म में यूज होता है, इसलिए जब भी आपने गाने सुने होंगे तो गानों में आप लोग देखते ही हैं कि वहां पर जलवायु शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया है। अगर आपने गाने सुने होंगे जैसे मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, तो ये जो प्रश्न है इसमें मौसम शब्द क्यों लिया गया? यहां पर गाने में मौसम शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि ये बदल जाता जल्दी, इसलिए मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे ये कहा जा रहा है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं मौसम और जलवायु जो है कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम की बात करें तो याद रखिए मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है आपको ग्रीष्म, एक देखने को मिलती है आपको शीत, और एक देखने को मिलती है आपको वर्षा। वर्षा ऋतु जनरली जो है वो जून से लेकर आप अक्टूबर तक देखते हैं। शीत ऋतु आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक देखते हैं, और ग्रीष्म ऋतु आप मार्च से लेकर जून तक देखते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपको 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। और ऋतु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ये भी आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ऑप्शन है बालाघाट में, ग्वालियर में, गुना में या गंज-बासौदा में। ये दोस्तों प्रश्न जो है वो डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा 2016 में आ चुका है। अगर यहाँ देखें गंज-बासौदा जो है आपका सही उत्तर है, जहां पर लगभग 48.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान नोट किया गया है। गंज-बासौदा जो है वो सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो विदिशा जिले में, याद रखिए विदिशा जिले में आता है। क्लियर दोस्तों? एक बात और याद रखिएगा कि गंज-बासौदा जो है वो वनस्पति घी के लिए भी फेमस है मध्य प्रदेश में। ठीक है? इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट ज्यादा तापमान वाले जोन की बात करें तो बड़वानी जो है, खरगोन जो है यहाँ पर, और खजुराहो में ज्यादा टेम्परेचर नोट किया गया है। लेकिन वहां पर कितना, 47 डिग्री तक, और गंज-बासौदा जो है वो 48 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाला इलाका हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों, ये प्रश्न पटवारी की परीक्षा 2017 में आ चुका है, जेल प्रहरी की परीक्षा 2017 में आ चुका है, एमपीएसआई की परीक्षा 2017 में आ चुका। मतलब देखिए 2017 में जब तीनों व्यापकों की एग्जाम हुई थी तो तीनों एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट था तो दोस्तों जो ग्रुप 2 की एग्जाम हुई थी 2018 उसमें भी आ चुका है, और डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट तो 2016 का इसमें भी आ चुका है। मतलब ये बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न रहा है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 9 में, 7 में, 11 में या 13 में? याद रखिएगा मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं सतपुड़ा का पठार क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हुआ, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र हुआ, मालवा का क्षेत्र हुआ, नर्मदा घाटी का क्षेत्र हुआ, विंध्याचल का क्षेत्र हुआ। ऐसे करके मध्य प्रदेश को 11 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस से होती है? अब किससे होती पूछा है, और प्रश्न कब पूछा है? डेयरी फेडरेशन परीक्षा 2016 में पूछा है। तो क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? मतलब वो पूछना चाहता है कि मॉनसून की कौन सी शाखा से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उपयुक्त सभी? तो दक्षिणी मानसून है, दक्षिण पूर्वी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उससे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और भारत में वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट कारण भी यह है, अगर हम देखें दोस्तों भारत का, तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलती है। यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा। यहाँ से हवाएं आती हैं पानी लेकर अरब सागर से होते हुए, क्योंकि इनकी दिशा अगर हम देखें यहां से तो ये इस दिशा में आ रही है, तो ये हो गया आपका क्या, उत्तर पूर्व, और ये हो गया आपका क्या, दक्षिण पश्चिम। इसलिए हम इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा कहते हैं, क्योंकि ये भारत के दक्षिण पश्चिम से आती है। अब चूंकि भारत की चापाकार आकृति है और यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला मिलती है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला,
ठीक है, यहाँ पर आपको नीलगिरी मिलता है, तो इसके कारण से ये भारत के अंडर वाले भाग में प्रवेश नहीं कर पाती, तो हवाएं क्या करती हैं, दो शाखा में बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से जो हवाएं जाएंगी वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएगी, जो यहाँ से हवाएं जाएंगी वो अरब सागर की शाखा हो जाएगी। तो यहाँ से हवाएं जाती हैं, यहाँ पर नर्मदा घाटी में प्रवेश करके हवाएं इनसे बारिश करवाती हैं। तो याद रखिए जो पूरी शाखा है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में हवाएं आती हैं जो बारिश करवाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में और भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। याद रखिए ऑप्शन है आपके मानसूनी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है, ठंडी जलवायु है। ये प्रश्न जो है वो एमपीपीएससी प्री 2016 में और 18 में आ चुका है, जेल प्रहरी की परीक्षा में 2015 में आ चुका है, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा में 2015 में आ चुका है। और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद रखिए कि भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून से होती है। अभी हम देखें वर्षा ऋतु चल रही है, भारत में जो वर्षा हो रही है वो किससे हो रही है, मानसून से। आप नियमित न्यूज में या पेपर में सुनते हैं मानसून शब्द बार बार, है ना, जैसे मानसून लेट आ रहा है, मानसून जल्दी आ रहा है, मानसून कमजोर पड़ गया है, इस प्रकार के शब्द आप सुनते हैं। या मानसून जो है ना दोस्तों, ये अरबी भाषा के शब्द से निकला है, अरबी भाषा का शब्द है ये, जो मौसम से निकला हुआ है। ठीक है, और अल मसूदी नाम का एक अरबी जो बोल सकते हैं ज्योग्राफर था, वो भारत आया था, उसने इसकी सबसे पहले व्याख्या की थी। और मानसून का मतलब होता है ऋतु अनुसार या समय अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन, पवन की जो दिशा है में बदलाव जो होता है, ये मानसून का संदर्भ है दोस्तों। इसमें क्या होता है, गर्मी के महीने कितने मान लेते हैं, 6, और सर्दी के शीत ऋतु के कितने महीने मान लेते हैं, 6। ठीक है, तो ये 6 महीने और ये 6 महीने हवा की दिशा बदलती है। गर्मी के 6 महीने हवा जो होती है वो समुद्र से कहाँ चलती है, स्थल की ओर चलती है, और सर्दी के 6 महीने जो होती है वो स्थल से, याद रखिएगा, समुद्र की तरफ चलती है। अब चूंकि गर्मी के 6 महीने में हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो समुद्र से वो पानी लेकर आती है और इस जगह पर गिराती है, इसलिए मानसून से बारिश होती है, याद रखिएगा। तो आप इसलिए इसको कहते हैं मानसून, और इस वजह से भारत में और मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को या भारत की जलवायु को आप मानसूनी जलवायु के तौर पर समझते हैं। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है आपके मंदसौर में, रायसेन में, भिंड में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये स्टेनो टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 में आ चुका 2016 में, लोअर डिविजनल क्लर्क 2013 में आ चुका है, राज्य इंजीनियरिंग सर्विस 2014 में आ चुका है। ऑप्शन है आपके इसके भिंड, मध्य प्रदेश में भिंड में केवल 55 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि मध्य भारत के पठार का हिस्सा है और मध्य प्रदेश के उत्तर में आता है, और यहां तक जाते जाते मानसून कमजोर पड़ जाता है, इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि बारिश जो होती है कम होती है। लेकिन इसके बावजूद नदियों के कारण इस क्षेत्र में कृषि ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, या पूर्वी भाग में। ये कराधान सहायक जो ऑफिसर की भर्ती होती है 2012 में, उसमें आया हुआ था, और पूछे कि किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी भाग में। मंडला, डिडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो इलाका है इधर का, इस इलाकों में आपको देखने को मिलती है। बैतूल तो दक्षिण में आ जाता है, लेकिन ये जो पूर्वी भाग है शहडोल, उमरिया वाला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ज्यादा वर्षा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सतपुड़ा का पर्वत क्षेत्र है, यहाँ की तरफ जो हवाएं आती हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से, वो हवाएं क्या करती है, इन पर्वत श्रेणियों के बीच में फंस जाती है और फंस के यहाँ पर ज्यादा बारिश करा देती है। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो कम वर्षा वाले प्रदेश में नहीं, बल्कि ज्यादा अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आता है। और यहाँ से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे उत्तर की तरफ हवाएं जाती हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में आया हुआ है और इंदौर में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है। ऑप्शन है आपके 100 से 125 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम,
50 से 75 सेंटीमीटर, 1002 मिलीमीटर। देखिए ये प्रश्न भी राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में आया है। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में आप 100 से 125 सेंटीमीटर लेते हैं। 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है दोस्तों, उसको आप कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लेते हैं, और ये तो दोस्तों बहुत अल्प कम वर्षा में आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर जो है वो आंकड़ा आता है, जिसमें भिंड जो है वो सबसे कम 55 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान है। और पचमढ़ी की हम बात कर लें दोस्तों, तो पचमढ़ी जो है वो 199 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो वर्षा जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि मानसूनी पवनों का प्रभाव कम होता जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्म को पहचानी है। ऑप्शन है आपके भिंड, मुरैना, मंडला, बालाघाट, रतलाम, मंदसौर या उपरोक्त सभी। याद रखिए सर्वाधिक वर्षा वाले अगर देखेंगे तो ये नहीं है, क्योंकि ये कम वर्षा वाले हैं। मंडला, बालाघाट और रतलाम, मंदसौर ये भी कम वर्षा वाले, क्योंकि ये पश्चिम में आते हैं। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। सही उत्तर आपका क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो पूरब तरफ आते हैं मध्य प्रदेश को, और यहाँ पर वर्षा जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है? पहले ये दोनों मानसून का मतलब समझिए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिए कि अगर हम भारत की बात करें तो ये जो भारत है इस पे यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ नीलगिरी है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी पर्वत है और यहाँ पर भी पर्वत है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से श्रीलंका है, यहाँ 0 डिग्री है। मानसून की हवाएं कुछ ऐसे आती हैं हमारे भारतीय भूभाग पे। जब ये आती तो इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। मानसून क्या होता है वो तो मैं बता चुका हूं, या समझ लीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर की तरफ और इधर की तरफ जाता है, क्योंकि भारत की आकृति ऐसी और यहाँ पर पर्वत है, तो इधर जो होता है ये अरब सागर की शाखा में बन जाता है, और इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा में बन जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश तक आते आते देखें, भारत के ऊपरी भाग तक जाते जाते देखें तो मानसून जो दक्षिण पश्चिम के तौर पर आया था वो 2 शाखा में बढ़ गया है। पर्वतों के कारण अंदर तो हवाएं आ नहीं पाई, तो कुछ हवाएं इधर चली गई, कुछ हवाएं इधर चली गई। इधर वाली जो हवाएं रही मानसून की वो बंगाल की खाड़ी की हो गई, इधर वाली जो रही वो अरब सागर की हो गई। तो याद रखिए कि ये दोनों हवाएं जो होती है ये मध्य प्रदेश में पहुंचती हैं। याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश का सीन है, यहाँ पर आप यहाँ से, यहाँ पर आप यहाँ से देखें तो मध्य प्रदेश पे बोल याद रखिए किस क्षेत्र में दोनों मानसून से ना, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे शाखाएं पहुंचती हैं, लेकिन इस मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा नहीं होती। पर्टिकुलर एक सीमित क्षेत्र तक ही दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, और वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? विंध्य प्रदेश का। जो विंध्य प्रदेश का जोन है वहां पर मानसून की दोनों शाखाएं पहुंच जाती हैं, जिससे हम लोगों को वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम दोनों शाखाओं की तुलना कर लें दोस्तों तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे ज्यादा वर्षा होती है। एवरेज अगर हम देखें भारत में वर्षा के पैटर्न में तो 65% जो आर्द्रता है, जो पानी है, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आ जाता है, और 35% आपको अरब सागर की शाखा से देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो बताएंगे कि दोनों मानसून शाखा से वर्षा, दोनों में मतलब अरब सागर की शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी कहां होता है? तो विंध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 18 कहता है मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है आपके मार्च में, अप्रैल में, मई में या जून में। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में अगर हम सर्वाधिक तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान कब होता है? यहाँ होता है मई महीने में। और अगर हम इसी में सबसे कम की बात कर लें तो जनवरी का जो महीना होता है उसमें सबसे कम तापमान होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? तापांतर। तो तापांतर अगर देखते हैं दोस्तों तो मार्च के महीने में तापांतर ज्यादा होता है। मतलब वार्षिक आधार पर देखें या सुबह और शाम के तापमान में देखें, हमें तापांतर कब देखने को मिलेगा? मार्च के महीने में आपको तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय तक ठंड जो होती है वो जाती रहती है, गर्मी आती रहती है, इस वजह से तापांतर ज्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है। ऑप्शन है आपके मार्च से जून,
नवंबर से फरवरी, जुलाई से अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, शीत ऋतु नवंबर से शुरू होती है और पूरा फरवरी निकल जाता, मार्च तक रहती है शीत ऋतु और मार्च से शुरू हो जाती है ग्रीष्म ऋतु। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? दोस्तों तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को हमने भौगोलिक आधार पर 7 भागों में बांट रखा है, जिसमें मालवा है, जिसमें बुंदेलखंड है, जिसमें बघेलखंड है, जिसमें मध्य भारत का पठार है, जिसमें रीवा पन्ना का पठार है, जिसमें सतपुड़ा पर्वत है और जिसमें नर्मदा घाटी है। तो ये जो 7 प्रदेश हैं मध्य प्रदेश के, उन 7 प्रदेश में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान अगर कोई है तो वो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में आता है। ये ध्यान रखना, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है यहाँ पर आपको ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की पवनें आती हैं वो सतपुड़ा के इस क्षेत्र में फंस जाती है और यहाँ ज्यादा वर्षा करा देती हैं। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? ऑप्शन है मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर या किसी पर नहीं। याद रखिए, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री को। ये 0 डिग्री जो है इसने पृथ्वी को, याद रखिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है। ये 2 बराबर भाग कौन से हैं? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है विषुवत रेखा ने। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा, याद रखिएगा। तो ये जो है इलाका है, अब ये तो मध्य प्रदेश से जाता ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश में इस रेखा का कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी हटा दीजिए। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश है। तो अब ये 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश है, तो मकर रेखा तो हमारे देश से गुजरती नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिण के अक्षांश को बोलेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो क्लियर सी बात है कि अगर ये आपकी पृथ्वी है तो ये आपका 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, इसके नीचे का इलाका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इसके ऊपर का इलाका उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होंगी उनको हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, और 23.5 डिग्री की जो लाइन होती है दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा तो यहाँ आ गई, मध्य प्रदेश ऊपर स्थित है, तो यहां से जो लाइन गुजरती है वो कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की लाइन होती है। और यहीं पर जो होता है सूर्य जो है दोस्तों वो 21 जून को डायरेक्ट चमकता है, और चूंकि सूर्य 21 जून को सीधे कर्क रेखा पर चमकता है तो शेष उत्तर भारत की हम बात कर ले तो ज्यादा तापमान प्राप्त करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हमको गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन मकर रेखा पर सूर्य जो होता है वो 22 दिसंबर को सीधा चमकता है, और इस समय हम देखें तो सूर्य पूरी तरीके से दक्षिण में होता है, भारत की भूमि से बहुत दूर होता है, इसलिए भारत में शीत ऋतु समय देखने को मिलती है। विषुवत रेखा पर सूर्य 21 मार्च को सीधा होता है और 23 सितंबर को सीधा होता है। अब बीच में अगर सूर्य होगा तो दोनों तरफ क्या होता है? दिन रात भी बराबर होते हैं और लगभग ऋतुएं भी एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है सीन देखने को मिलता है आपको। लेकिन चूंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पाला, मावठा, ओला या सियाला। दोस्तों याद रखिएगा कि जो वर्षा है, वर्षा का जो मौसम है दोस्तों वो बेसिकली जून से प्रारंभ हो जाता है। अगर हम देखें तो 15 मई तक, 15 मई को हम देखें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर मानसून का पहला आगमन होता है, और यहाँ पर हम बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। और वहीं अगर देखें तो ये तो अंडमान निकोबार पे आ गया जो हमसे बहुत दूर है। लेकिन अगर हम भारत के मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि का मतलब क्या हो गया कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर आपको कोई भी जहाज वहां समुद्र पार करके ना जाना पड़े, आप सीधे सीधे चल के वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य भूमि का इलाके में देखें सबसे पहले केरल, जो केरल है ना, यहाँ पर 1 जून को मानसून पहुंचता है और इसको फिर हम केरल में मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। तो बर्स्ट ऑफ मानसून, मानसून का प्रस्फोट भारत की भूमि पर कब होता है? तो 1 जून को केरल को होता है, और लगभग 15 जून तक मानसून जो है वो पूरे भारत में फैल जाता है, मतलब सब तरफ मानसून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब ये सीन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर याद रखिए कि जून से लेकर जुलाई में भी बारिश होती है और
अगस्त में भी बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अगस्त के बाद जब आप सितंबर में जाते हैं तो मानसून का लौटना प्रारंभ हो जाता है, उत्तर तक हिमालय तक मानसून पवन पहुंच चुकी है, वहां से फिर क्या होगा, आपको पवनों को रिटर्न होना पड़ेगा। तो मानसून जब लौटता है, पवनें रिटर्न होती है, तो इस दौर में आप देखिएगा कि ये वापिस से कुछ क्षेत्रों में बारिश कराएंगी। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आपका ये जो भारत का भाग है, इस आंतरिक क्षेत्र में ये पवनें यहां से आती ही नहीं है, ठीक है। यहां पर हम देखें तो हवाएं जो होती है वो यहां से आके कहां पर, तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु है ना दक्षिण में, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। लेकिन इस समय आपको एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या, पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है दोस्तों, तो पश्चिम से आने वाली हवाओं के चलते भारत के मौसम में कुछ परिवर्तन आता है, वो बिगड़ जाता है। विक्षोभ का मतलब होता है बिगड़ना, तो इस वजह से मौसम में जो बदलाव आता है, तो इस वजह से ठंड के महीने में हम नवंबर के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, लौटते मानसून से तमिलनाडु में। ठंड के महीने में जो बारिश ज्यादा होती है वो तमिलनाडु में होती है, ठीक है। लेकिन भारत में अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में ठंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मावठा कहते हैं। याद रखिएगा, ठंड में होने वाली बारिश को आप क्या कहते हैं, मावठा कहते हैं। शियाला दोस्तों कहते हैं शीत ऋतु को, ये भी ध्यान रखिएगा। और पाला की जो स्थिति है दोस्तों, वो एक प्रकार से अत्यधिक ठंड की स्थिति होती है। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाता है तो आप उसे पाला कहते हैं। और ओला तो आप लोग जानते हैं कि जब बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिरने लगते हैं तो उसे हम ओला कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन या कथनों को छांटिए। देखिए, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इनसे आपको देखना है, जो सत्य उसको आपको यहाँ को चुनना होता है। पहला है दोस्तों, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला स्थान निम्न वर्षा का क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही। जिन भी क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, उसको आप कम वर्षा वाला स्थान कहते हैं। अगला है दोस्तों, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा है। बिल्कुल सही है, ये औसत से कम वर्षा वाला जोन होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई औसत से कम वर्षा अगर 75 से 100 है तो 100 सेंटीमीटर औसत कैसे हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है, 25 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र। बिल्कुल सही है ये, तो कहीं ना कहीं चौथा भी सही है, दूसरा भी सही और पहला भी सही है। देखिए यहाँ पर तीसरा है, तीसरा गलत है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर तीसरा है, तीसरा गलत, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर तीसरा है, तीसरा गलत, इसको हटा दीजिए। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संदर्भ में वितरण के संबंध में प्रश्न था, ये तैयार रखना है आप लोगों को, आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन, रीवा, सतना, सीधी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, देवास, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। सब लोग समझ गए होंगे, जब भिंड में सबसे कम वर्षा होती है तो ये वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर कम वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है अत्यधिक वर्षा, एक होता है अधिक वर्षा, एक होता है औसत वर्षा और एक होता है न्यूनतम या औसत से कम वर्षा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में वर्षा के आधार पर वितरण है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 कहता है कि किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ऑप्शन है आपके जून जुलाई को, जुलाई अगस्त को, सितंबर अगस्त सितंबर को, सितंबर अक्टूबर को। इस प्रश्न में ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु आती है, उस ग्रीष्म ऋतु को हम बेसिकली कब से कब तक देखते हैं, मार्च से लेके तो जून तक हम लोग ग्रीष्म ऋतु के तौर पर देखते हैं। लेकिन याद रखिए, वर्षा ऋतु जो है वो जून से प्रारंभ होती है, जुलाई में आपको बारिश देखने को मिलती है, अगस्त में आपको बारिश देखने को मिलती है। अब सोचिए कि जुलाई और अगस्त में आपको बारिश तो देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही अगस्त निकल जाता है और सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, तो आपको कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में इनको भी इंक्लूड करना है। परंतु इस समय क्या होता है कि वर्षा कभी कभी होती है लेकिन गर्मी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो सितंबर अक्टूबर के महीने होते हैं मध्य प्रदेश में, उसको आप द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम पे जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आपको बारिश कम और कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है, कई बार तो आप बोलते भी दिखते हैं कि यार ठंड आना चाहिए, ठंड तो आ नहीं रही है, गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि ये सेकंड ग्रीष्म ऋतु होती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, अब सूर्य क्या कर रहा है, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। अब याद रखिए कि भारत जो है वो 0 डिग्री के ऊपर ही यहाँ पर स्थित है, तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा तो
तो भारत की भूमि पर सूर्य आने वाला है, और सूर्य आने वाला है का मतलब टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो देखिए तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो दोस्तों क्या है, जैसे जैसे सूर्य हमारे पास में आता है वैसे वैसे हमको क्या लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, तो वैसे वैसे क्या होगा, तापमान बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब देखिए कौन कौन से नाम है, क्या चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं, सियाला शीत ऋतु को कहते हैं, युनाला ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं। क्लियर, इसका मतलब सभी नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश में ऋतुओं को। तो सियाला भी हो गया, वर्षा भी हो गया, चौमासा भी हो गया ना, हमने सुना होगा कई बार, जब बारिश का मौसम जैसे अभी चल रहा था बोलते चौमासा आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। दोस्तों सम जलवायु का मतलब है न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। ठीक है, ये जलवायु का हिस्सा होता है, और मालवा की जलवायु जो है आप उसको सम जलवायु कहते हैं। और ये तारीफ जो की है वो फाहियान ने की है दोस्तों, याद रखिएगा, फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में आया था, लगभग 414 ईस्वी तक भारत में रुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा थे, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में आया था, और इसने फोयू की नामक किताब की रचना भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। ऑप्शन है उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी या मालवा का पठार। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, शीत ऋतु में साधारण ठंड। नर्मदा घाटी का जो जोन है दोस्तों, ये बहुत गहराई में स्थित जोन है, और इसके ऊपर हम देखें तो समांतर चलती दिखती है कि हमको कर्क रेखा। अब देखिए कि नर्मदा घाटी जो नीचे है, वो नीचे जाएंगे तो आपको गर्माहट मिलेगी, मतलब गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़नी है, लेकिन नीचे गर्माहट है तो सर्दी के मौसम में भी रहेगी, इसका मतलब सर्दी यहाँ पर साधारण पड़ती है नर्मदा में। ठीक है, आगे बढ़े। 31 प्रश्न है दोस्तों, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। याद रखिए मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी, तो याद रखिएगा, एक हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उत्तर का मैदानी जलवायु होती है, दूसरी मध्य प्रदेश में जो होती है वो मालवा की जलवायु होगी, तीसरी जो जलवायु होती है दोस्तों विंध्याचल वाली जलवायु बोलते हैं, और चौथी आप जो बोलते हैं इसमें नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र की बोलते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून या उपरोक्त सभी। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती 14 जिलों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। केवल उष्णकटिबंधीय, केवल मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु। याद रखिएगा कि कर्क रेखा चूंकि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु तो है, लेकिन बारिश कहाँ से होती है, मानसून से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय भी है और मानसूनी जलवायु का प्रदेश है मध्य प्रदेश भी, और भारत भी, भारत को भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का कहते हैं। अब याद रखिएगा, कोपेन नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया, और इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु कितने 2 प्रकार से विभाजित किया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कोपेन के द्वारा कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। एक इसने बोला है शीत, शुष्क शीत मानसूनी, और दूसरा इसने बोला है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी वाली, सवाना तुल्य जलवायु। तो ये कोपेन ने वर्गीकृत किया मध्य प्रदेश की जलवायु को। ठीक है, और अगर हम देखें तो सुब्रमण्यम जी के इसमें 3 भाग हम देख ही चुके हैं, बराबर दोस्तों। चलिए, तो ये हम लोगों ने कोपेन की भी बात की, लेकिन किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाला प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 कहता है, निम्न में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है। ऑप्शन है 50%, 50 सेंटीमीटर वर्षा, 75 सेंटीमीटर वर्षा, 100 सेंटीमीटर वर्षा या 125 सेंटीमीटर वर्षा। याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर से कम जो होगा वो न्यूनतम वर्षा, 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा वो औसत से कम वर्षा वाले में आता था। 75 सेंटीमीटर की वर्षा को आप जल विभाजक रेखा कहते हैं। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से, अरब सागर की शाखा से, दोनों शाखा से, या इनमें से कोई नहीं। बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कहता है कि
वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, वर्ष 2013 में 12 जून को, वर्ष 2013 में 12 जून को हम देखें तो यहाँ उज्जैन जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने आधुनिक प्रयोगशाला जो स्थापित की थी। और उज्जैन में कहा दोस्तों? महिदपुर। जो महिदपुर जो है वो यहाँ पर आपको एक तहसील देखने को मिलेगी। और डोगला जो है, डोंगला ये गांव देखने को मिलेगा। यहीं पर शिवराज जी ने 12 जून 2013 को मध्य प्रदेश की आधुनिकतम वेधशाला स्थापित की थी, जिसको वराहमिहिर, याद रखिएगा, वराहमिहिर प्रयोगशाला के नाम से आप जानते हैं। ये भी ध्यान रखिए। कौन सी वेधशाला दोस्तों? तो वराहमिहिर वेधशाला के नाम से आप लोग जानते हैं, जहां से कहीं ना कहीं आधुनिकतम रूप से आंकड़े उठाए जाते हैं। अगर हम वेधशाला की प्राचीनता की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 1733 में जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह जी, उन्होंने भारत में मध्य प्रदेश सहित अलग अलग जगहों पर जंतर मंतर वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, जिसमें दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी में, जयपुर में और उज्जैन में। तो 5 अलग अलग आपको उनके जंतर मंतर दिखाई पड़ते हैं। और उसी से प्रेरित होकर ही, याद रखिएगा, चूंकि जंतर मंतर है हमारे उज्जैन में, उसी से प्रेरित होकर ही ये नई जो आधुनिक वेधशाला है, ये भी शिवराज सिंह चौहान साहब ने स्थापित करवाई थी। कब? 12 जून 2013 को। कहां पर? तो उज्जैन में। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहां है? तो आप बताएंगे इंदौर में। और आधुनिकतम अगर वेधशाला पूछ लिया जाए तो बताएंगे उज्जैन में स्थापित की गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने विगत परीक्षा में आए प्रश्न और इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्नों को चर्चा किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, हमने उन सबको चर्चा कर लिया और उनसे संबंधित फैक्ट्स को भी देख लिया है। तो मुझे आशा है कि एग्जाम में यहां से प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर? मिलता हूं अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से आधारित फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।